Good morning, children. This is the sixth video of second chapter, that is the kings, farmers, and towns. And in this video, we will discuss about the rural society, a changing countryside. So, what did subjects think about their rulers? Obviously, accounts of ordinary people have not found anywhere uh, in this era, in this period, and inscriptions were filled with the victories and stories of the kings. So, there were no space for ordinary people in the inscriptions. But historians have tried to solve these problems by examining stories such as Jatak and Panchtantra. जातक एंड पंचतंत्र से उन्होंने डिफरेंट स्टोरीज अडॉप्ट की हैं ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस पर केवल किंग्स की विक्ट्रीज और उनकी रूलिंग फैमिली एंड किंग्स फैमिलीज के बारे में ही सारी जानकारी मिलती है। उस समय के पीजेंट्स की लाइफ, फॉरेस्टर्स की लाइफ, जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, इसके बारे में हमें कोई जानकारी कहीं भी किसी भी इंस्क्रिप्शन से नहीं मिलती है। तो हिस्टोरियंस ने जो जातक कथाएं, जो पंचतंत्र, जो ऑर्डिनरी पीपल की स्टोरीज दी गई हैं, उससे उस समय की सिचुएशन के बारे में जानने की कोशिश की है। So many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writing. ये सारे ओरली कहानियाँ बनाई गई थी जो बाद में इसे राइटिंग फॉर्म में लिया गया। जातक वर रिटन इन पाली अराउंड द मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सी। सो जातक स्टोरीज जो हैं, जिसमें बहुत लगभग सभी स्टोरीज जो हैं वो महात्मा बुद्ध की लाइफ और उनकी लाइफस्टाइल को डील करती हैं। तो ये सभी जातक स्टोरी जो है पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी एंड मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सी में लिखी गई है। सो ऑलमोस्ट 500 CE। सो वन स्टोरी नोन एज द गंडा तेंदु जातक, एक स्टोरी इसमें है गंडा तेंदु जातक के बारे में, जिसको मेंशन किया गया है आपके टेक्स्ट में कि व्हेन द किंग वेंट टू फाइंड आउट what his subjects thought about him, each one of them cursed him for their miseries। जब एक राजा अपना वेश बदल करके जनता के बीच में जाता है कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है, तो सारी जितने भी लोग वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो जनता को कर्स करते हैं, उन्हें उनकी माइजरी के लिए उनको कोसते हैं, उनको अपशब्द कहते हैं। कंप्लेनिंग दैट दे वर अटैक्ड बाय रॉबर्स एट नाइट एंड बाय टैक्स कलेक्टर्स ड्यूरिंग द डे। उनकी परेशानी क्या है ऑर्डिनरी पीपल की, कि रात में जो है रॉबर्स उनका सामान लूट करके ले जाते हैं और दिन में जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो उन्हें परेशान करते हैं टैक्स के लिए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो जो लोग हैं वो कहाँ भाग जाते हैं, वो फॉरेस्टेड एरिया में चले जाते हैं और गाँव में दूर रिमोट एरियाज में जाकर के छिप जाते हैं। सो एज दिस story indicates, the relationship between a king and his subject, especially the rural population, could often be strained। और इससे हमें पता चलता है कि जो रूरल पॉपुलेशन है और जो किंग के रिलेशनशिप हैं उनमें कहीं ना कहीं तनाव है, कहीं ना कहीं टेंशन है। सो किंग्स फ्रिक्वेंटली डिमांडेड हाई टैक्सेस। किंग्स जो थे वो अपने लग्जरीज लाइफ को डील करने के लिए हमेशा हाई टैक्सेस डिमांड करते थे एंड पीजेंट्स पर्टिकुलरली फाउंड सच डिमांड्स ऑप्रेसिव। और पीजेंट्स जो थे वो ऐसे डिमांड्स को ऑप्रेसिव समझते थे, उनके लिए दमनकारी होता था और इससे बचने के लिए वो फॉरेस्टेड एरिया में चले जाते थे। और ये सारी कहानियाँ कहाँ दी गई है, जातक स्टोरी में दी गई है। सो अदर स्ट्रेटजीज वर प्लान्ड इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन टू मीट ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द टैक्सेस। अब रूरल एरिया के बारे में जो दूसरी चीज़ें हमें, दूसरी पॉइंट्स जो हमें मेंशन करने हैं वो है कि किस तरह से एग्रीकल्चरल जो ग्रोइंग डिमांड्स थी किंग्स की वो प्रोडक्शन से कैसे पूरी की जाती है। तो ये माना जाता है कि वन सच स्ट्रेटजी वाज द शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर। ये जो आप देख रहे हो जहाँ मगध एंड द गंगा वैली, द एरिया ऑफ द गंगा एंड कावेरी वैली, ऑल दिस एरिया वाज इन्वेंटेड द प्लो शेयरिंग। So shift to plough agriculture, which spread in fertile alluvial river valleys such as those of the Ganga and the Kaveri from 6th century BCE। It means 6th century BCE में गंगा एंड कावेरी की जो वैली, यहाँ की जो फर्टाइल रिवर वैलीज थे, वहाँ पे इन्होंने प्लो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया। यू कैन टेक अ लुक ऑफ प्लो एग्रीकल्चर। सो दिस इज़ नोन। सो 6th century BCE इस तरह का टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो चुका था और गंगा एंड कावेरी की रिवर वैलीज में इस तरह से प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश की जा रही थी। दूसरा शिफ्ट जो उन्होंने किया, द आयरन टिप प्लोशेयर वॉज यूज टू टर्न द एलुवियल सॉइल इन एरियाज विच हैड हाई रेनफॉल। जिस एरिया में बहुत बारिश होती थी उन एरिया में ऐसे आयरन टिप प्लो शेयर को यूज़ किया जाने लगा। इन सम पार्ट्स ऑफ गंगा वैली प्रोडक्शन ऑफ पैडी वॉज ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। यू कैन टेक अ लुक ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन। पैडी ट्रांसप्लांटेशन
जो पैडी की खेती की जाती है इसे कहा जाता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बैक ब्रेकिंग वर्क। इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है और ये ड्रामेटिकली इस गंगा वैली एंड में प्रोडक्शन का एक नया तरीका लोगों ने ईजाद किया पैडी प्लांटेशन का, और काफ़ी बड़ी मात्रा में पैडी प्लांटेशन किया जाने लगा और उससे भी लोगों को आमदनी होनी शुरू हुई। सो वाइल द आयरन प्रो शेयर लेड टू अ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इट्स यूज वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। लेकिन ये जो पैडी प्लांटेशन है ये केवल गंगा वैली में ही रिस्ट्रिक्टेड था, ये बाकी दूसरे लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्लो शेयर एग्रीकल्चर हो या पैडी प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन गंगा वैली and implemented in Ganga Valley only. The other parts of India, they were not adopted these two technologies and the inventions. So cultivators in areas which were semi-arid such as parts of Punjab and Rajasthan did not adopt it till the 20th century. पंजाब और राजस्थान के एरिया में इसको 20th century तक भी इसको अडॉप्ट नहीं किया गया। और जो सेमी एरिड लैंड थे tracts in the northeastern and central parts of the subcontinent practiced hoe agriculture. Hoe agriculture, does it mean? This is the hoe agriculture. तो राजस्थान central India and the northeastern parts of India, they were adopting the hoe agriculture and they were maintaining their land by this tool and their growing production. So another strategy adopted to increase agricultural production was the use of irrigation through wells, tanks and less commonly canals. अब wells, tanks and canals के द्वारा irrigation किए जाने लगे और जो communities थी और जो individual लोग थे वो भी organize करते थे ऐसे construction work को, irrigation work को, और ये ऐसे canals and wells को construct करवाते थे और उससे लोग irrigation की जो facility थी वो provide किया करते थे। Next one is differences in rural society. अब रूरल सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते थे, कौन कौन से लोग होते थे। सो while these technology often led to an increase in production, the benefits were very uneven. तो प्रोडक्शन में इजाफा तो हुआ, प्रोडक्शन में तेज़ी आई, इंक्रीजमेंट हुआ, लेकिन लोगों की लाइफ में बहुत ही अनइवननेस पाया जाता है। लोग एक तरह के लोग नहीं थे। अब सोसाइटी में सबसे बड़े जो द टर्म गृहपति वॉज ऑफन यूज्ड इन पॉलिटिक्स टू डिजिग्नेट द सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ द पीजेंट्स। गृहपति उनको कहा जाता था जो छोटे किसान होते थे, जो केवल अपने घर को मैनेज करते थे, मेंटेन करते थे, तो उन्हें सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी में रखा जाता था। इट मीन्स द स्मॉल पीजेंट्स। The large landholders as well as the village headman emerged as powerful figure in the village area. In the rural society, there was a new headman, and the village headman was emerged as a powerful figure. So, three categories were there in the rural society. Large landowners were known as bellar, plowmen, and जो छोटे किसान थे, they were known as uzwar, एंड द स्लैब्स जो लैंडलेस लेबरर्स हुआ करते थे उन्हें आदिमाई कहा जाता था। तो इस तरह से ये तीन तरह की कैटेगरी के लोग वहाँ पे रहते थे रूरल सोसाइटी में। इट इज़ लाइकली दैट दीज डिफरेंसेज वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। सो दोज हु वर द वेल्दियर पर्सन, दोज हु वर एक्सेस टू लैंड, दोज हु हैड लॉट्स ऑफ landed area, they were known as the vellar, and they were the headman of the society. So on the basis of the land, labor and the technology, they fixed their position in the society in the rural areas. So three categories and positions were there in the rural society. We find grants of land being made, many of which were recorded in inscriptions. Some of these inscriptions were on stone, but most were on copper plate. Copper plate and stone inscriptions उस समय के मिले हैं जो उस समय के लैंड ग्रांट्स के बारे में हमें बताते हैं। एक ऐसे ही लैंड ग्रांट्स के बारे में पता चलता है जो प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय 375 टू 415 के टाइम पे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको मोस्ट पावरफुल रूलर कहा गया है गुप्ता डायनेस्टी का, उनकी बेटी थी प्रभावती गुप्ता, एंड शी वॉज अ क्वीन, शी वॉज मैरिड विद द वाकाटक प्रिंस एंड शी वॉज क्वीन, एंड शी ग्रांट a piece of land to a Brahmins. So this incident has been mentioned on a stone sculpture, stone inscriptions. So
which were probably given as a record of the transaction to those who received the land. The records that have survived are generally about grants to religious institutions or to Brahmins. अब ये grants किसको दिए जाते थे? Brahmins को दिए जाते थे और religious institutions को दिए जाते थे. So most inscriptions were in Sanskrit. In some cases, and especially from the 7th century onwards, part of the inscription was in Sanskrit while the rest was in a local language such as Tamil or Telugu. So most of the inscriptions जो थे वो संस्कृत में थे और बाद में कुछ ऐसे inscriptions मिले हैं जो लोकल लैंग्वेज तमिल और तेलुगु में भी मिलता है. तो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूरल सोसाइटी ऑफ एट दैट टाइम. दैट्स